Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So the last question we completed was question number 17. बट क्या कहा था, इसकी एक अप्रोच अभी और सीखनी है। जो अप्रोच हमने सीखी है वो थोड़ी सी डायरेक्ट है और कम वेटेज के हिसाब से कह सकते हैं कि नॉट एक्सेप्टेबल है। कम वेटेज, ज्यादा वेटेज के हिसाब से कम वेटेज में इसको आप लिख के आ सकते हो या एमसीक्यू पैटर्न में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी डायरेक्ट अप्रोच है। अब हम एक ऐसी अप्रोच सीखेंगे जो कि एनसीईआरटी ने रेकमेंड की है। उसके लिए मेरे पास कितने लोग, आप 1 2 3 4 5 4 लोग आ जाओ, कोई भी यहाँ पे आ जाओ, 2 गर्ल्स आ जाओ, आ जाओ, और आप दोनों आ जाओ, यहाँ पे लाइन अप हो जाओ। तो विल डू एन एक्टिविटी, उसके बेसिस पे अपन इस अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लाइन अप हो जाओ इधर ऑन द स्टेज। हो गए? अब ऑडियंस में केवल आप हो, तन्मय। आप चाहो तो आप सामने आ सकते हो, तो ऑडियंस में किसी और को बिठा दें। तो यू विल एक्ट लाइक एन ऑडियंस। तो सवाल सारे आप ही से होंगे, ठीक है? मुझे बताओ तन्मय, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर? मुझे मत गिनना। अच्छा चलो, मुझे भी गिन लो, ज्यादा मजा आएगा। 5 लोग हैं ना? हाउ मेनी पीपुल आर स्टैंडिंग हियर? 5 पीपुल। एक और आया क्या? ओके, 5 पीपुल आर स्टैंडिंग हियर इंक्लूडिंग मी। तो यहां से सपोज करो स्टार्ट होता है और वहां पे एंड होता है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग है, और ये अगर स्टार्ट से गिनना हो तो ऐसे गिनना है, जैसे एपी में अपन स्टार्ट से गिनते हैं, लास्ट से गिनते हैं ना, तो एपी मानो हमको, हम एक एपी है ना। तो स्टार्टिंग से गिनना है तो मेरी साइड से गिनना है आपको, और अगर एंड से गिनना है तो फ्रॉम द एंड मोनिका स्टैंडिंग, वहां से आपको गिनना है, ठीक है? तो मैं आपसे पूछूं कि सक्षम की रैंक या पोजीशन कुछ भी कह लो, बताओ स्टार्टिंग से क्या पोजीशन है सक्षम की? स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड, है ना? तन्मय की बताओ स्टार्टिंग से। ओ सॉरी, आदित्य की बताओ थर्ड, एंड मोनिका की बताओ स्टार्टिंग से फिफ्थ। ये चीज सबको समझ में आ गई? ओके, अब मैं लास्ट से पोजीशन पूछता हूं। तो लेट्स से मैंने मिहिका की पोजीशन पूछी फ्रॉम द लास्ट, सेकंड, करेक्ट? और मिहिका की ही पोजीशन बताओ फ्रॉम द स्टार्टिंग, फोर्थ। तो मिहिका की पोजीशन एंड से कितनी है बोलो मोहिका, और स्टार्टिंग से कितनी है बोलो? तो सेकंड, फोर्थ, वहां से सेकंड, यहां से फोर्थ। तो 2 और 4 कितने होते हैं? यहां से सेकंड, यहां से फोर्थ। तो 2 और 4 कितने होते हैं? पर बच्चे तो 5 ही है, मतलब हम लोग तो 5 ही हैं, तो एक बढ़ गया। चलो किसी और पे ट्राई करते हैं, लेट्स से इस पे ट्राई करते हैं। तो इसकी पोजीशन यहां से, वहां से भी, तो 3 + 3, लेकिन लोग तो 5 ही हैं। तो क्या समझे आप इससे क्या समझे? अगर किसी एपी या किसी भी सीरीज में किसी एक टर्म, ये टर्म है, हम सब टर्म्स है ना, किसी एक टर्म की दोनों एंड से पोजीशन निकाल के जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा मिलता है। किसी एक को ऐसे मत करना कि स्टार्टिंग से इसकी देख ली और एंड से मीका की देख ली, नो। एक ही व्यक्ति की पोजीशन देखनी है दोनों एंड से। कोई भी एक व्यक्ति पकड़ लो, हम पांचों में से कोई भी एक पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लिया, तो मेरी यहां से पोजीशन क्या है, वहां से, तो 1 + 5। तो किसी भी एक व्यक्ति के दोनों एंड से पोजीशन का सम जो हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो आप एक माइनस कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि इसकी पोजीशन यहां से सेकंड है और वहां से फोर्थ है, इसकी पोजीशन यहां से सेकंड है, यहां से फोर्थ है, बताओ टोटल कितने लोग हैं? तो आप क्या करोगे, अच्छा इसकी पोजीशन यहां से सेकंड है, वहां से फोर्थ है, 2 + 4 6, और 6 में आप -1 कर दोगे, क्योंकि आपको पता है एक ज्यादा आता है हमेशा, क्योंकि इसको 2 बार गिन लिया आपने, यहां से और यहां से, तो इसलिए एक ज्यादा आ रहा है। तो आप 6 में से -1 करके क्या कह दोगे कि देयर आर 5 पीपल स्टैंडिंग देयर, या देयर आर 5 टर्म्स इन द एपी, कह दोगे ना? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? किसी भी एक टर्म की दोनों एंड से पोजीशंस को जोड़ो और -1 कर दो। यहां तक समझ आई? सिट डाउन। ठीक है, अब इधर देखो स्क्रीन। मान लो कि कोई नंबर की टर्म है, मान लो एन मत बोलो उसको, आप कुछ और बोलो, एक्स बोल दो, एक्स नंबर की टर्म है, क्योंकि एन का मतलब तो फिर क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है ना। एक्स नंबर की कोई टर्म है, फाइन। तो मुझे कोई बताएगा कि अगर ये एक्स नंबर की टर्म है,
तो इसकी आगे से रैंक या पोजीशन क्या होगी, मतलब स्टार्टिंग से, बोलो। अगर कोई एक्स नंबर की टर्म है एपी में तो उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या होगी, 1। एक्स नंबर की, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, तो स्टार्टिंग से पोजीशन क्या होगी, बोलो। एक्स ही होगी ना। मैंने कहा फिफ्थ नंबर की टर्म है तो स्टार्टिंग का पोजीशन क्या होगी, 5। मैंने कहा टेंथ नंबर की टर्म में जो भी अपन टेंथ, फिफ्थ, एंथ, एक्स जो भी नंबर बताते हैं वो स्टार्टिंग से ही तो बताते हैं। तो मैंने कहा एक नंबर की टर्म है तो स्टार्टिंग का पोजीशन क्या है, एक्स। और मान लेते हैं, ये तो हो गई इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन, मान लेते हैं कि इसके पीछे से पोजीशन वाई है, आगे से पोजीशन एक्स है, पीछे से पोजीशन वाई है, पर ये कहलाएगी एक्स नंबर की टर्म, वाई नंबर की टर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि पोजीशन हमेशा आगे से बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि इसकी पोजीशन पीछे से क्या है, वाई है। यहां तक क्लियर है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन बोल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बताओ, एक्स प्लस वाई -1। अभी अभी सिखाया है ना, एक ही व्यक्ति की दो तरीके से पोजीशन पता हो तो दोनों की पोजीशंस को ऐड करके माइनस, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो आप मुझे ध्यान से सोच के बताना, अगर इसमें से x निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बाई को इधर भेजो n-y, और -1 को भी इधर भेजो +1। या फिर y निकाला हो, इससे x भी निकालो या y भी निकालो, तो y निकालो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर से बताओ। n, y निकालो तो x को इधर भेजो, n-x+1। क्या समझे, फॉर्मूला में तो किसी एक टर्म की पीछे से पोजीशन पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो उसकी आगे से पोजीशन ऐसे निकालेंगे, या फिर आगे से पोजीशन पता है तो पीछे से पोजीशन ऐसे निकालेंगे। कोई भी एक पोजीशन गिवन है आगे से या पीछे से, तो बची हुई दूसरी पोजीशन पीछे से या आगे से हम इस तरीके से निकाल लेंगे, प्रोवाइडेड दैट हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो पीछे से होगा तो सवाल ही हो गया, बताया था जब भी पीसीपी का सवाल आया लास्ट को, या फिर कुल मिला के कितनी टर्म्स है वो देगा, फाइनाइट एपी होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी या पता लगाई जा होंगी, दोनों ही बातें, या साफ साफ गिवन होगी या हम पता लगा सकते हैं। जैसे इस सवाल में गिवन नहीं है लेकिन हम पता लगा सकते हैं कितनी है। तो उसमें से उसने क्या कहा था, पीछे से कौन सी टर्म चाहिए, 20th। तो पीछे से पोजीशन क्या है उसकी, 20। उस टर्म की पीछे से पोजीशन क्या है, 20। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से मैं 20 माइनस करके +1 कर दूं तो उसी टर्म की आगे से पोजीशन पता चल जाएगी। और एक बार किसी भी टर्म की आगे से पोजीशन पता चल जाए तो जनरल टर्म फॉर्मूला लगाओ an और आंसर निकाल लो। समझ आया, हाँ जी, बोलो, नहीं क्या बोलो, समझ आया, आया। एक बार फिर से देखो सब लोग यहाँ, मुझे कोई टर्म है जो कि उसकी पोजीशन लास्ट से मुझे पता है 20th है। अगर ये मैं लास्ट से ना देके स्टार्टिंग से दे दूं तो आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो जाएगा, इस एक्सरसाइज का पहला सवाल हो जाएगा फिर तो ये, क्योंकि स्टार्टिंग से 20वीं टर्म निकाली है, 820 निकाल के खत्म करोगे आप 2 ही मिनट में, कर दोगे खत्म। बट मैंने क्या कहा, नहीं नहीं स्टार्टिंग से थोड़ा ना कह रहा हूं, लास्ट से कह। तो आप क्या कहोगे, सर जो टर्म पीछे से 20th है वो आगे से कौन से नंबर पे होगी, बस इतना सा बता दो, यही कहोगे आप। यानी आगे से पोजीशन पता, पीछे से पोजीशन पता है, आगे से पोजीशन पता करनी, तो उसका फॉर्मूला अभी अभी क्रिएट किया ना हमने। क्या क्रिएट किया, मान लो आगे से पोजीशन है एक्स, पीछे से पोजीशन है वाई, तो ये एक्स है या वाई है, ये 20 है जो वो एक्स है या वाई है, ये वाई है, क्योंकि पीछे से पोजीशन है, मुझे चाहिए आगे से पोजीशन, तो कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी निकालेंगे कितनी है इसमें, माइनस उसमें से क्या कर देंगे, ये पीछे से जो उसकी पोजीशन है और लास्ट में क्या कर देंगे +1। तो एन की वैल्यू पुटअप करते ही उसकी पोजीशन आ जाएगी ना शुरुआत से, और एक बार उसकी शुरुआत से पोजीशन पता चल गई तो जैसे जो भी मान लो फॉर एग्जांपल उसकी शुरुआत से पोजीशन पता चल गई 30, तो हम सीधे सीधे A30 निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ आया ना अभी, बोलो। चलो, तो इस क्वेश्चन की नोट डाउन करो, सेकंड अप्रोच, अप्रोच 2। अप्रोच 2 के लिए पहले एक नोट डाल के फॉर्मूला लिखो जो इसमें काम आएगा।
पोजीशन ऑफ अ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग या स्टार्टिंग, पोजीशन ऑफ अ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसको अपन एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? एन। किसी भी टर्म की स्टार्टिंग से पोजीशन को अपन एन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। अब एक मिनट रुको। इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को तो एन बोलोगे। बोलो। तो एक ही चीज के लिए दो चीज नहीं लिख सकते ना अपन, तो वही एक्स और वाई लिखो। फिर पोजीशन ऑफ ए टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग को आप एक्स लिखो। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल में समझा, वो भी वही नोट कर लेते हैं थ्योरी, तो एक्स लिखो। पोजीशन ऑफ ए टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को लेट्स हम एन से डिनोट करा देते हैं। माइनस करना है इसमें से पोजीशन फ्रॉम द लास्ट, पोजीशन फ्रॉम द लास्ट, और पोजीशन फ्रॉम द लास्ट को हम मान लेते हैं वाई, और साथ में +1 कर देते हैं। ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है। पर याद रहे एक ही टर्म की बात होनी चाहिए वहां पे, दो अलग अलग टर्म्स की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो कितना अजीब है कि एक एपी में या एक लाइन में मान लो पता नहीं कितने लोग खड़े हैं, 100 200 500 पता नहीं कितने खड़े हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की मुझे दोनों तरफ से पोजीशन पता है, बाकियों का कुछ नहीं पता है, तो भी मैं बता सकता हूं टोटल कितने लोग हैं। समझ गए? एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसकी यहाँ से पोजीशन पता है, उसकी यहाँ से पोजीशन पता है, उसके इतने इधर कितने खड़े हैं, इधर कितने खड़े हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बट उस एक व्यक्ति की दो तरफ से पोजीशन पता है, तो मैं बता सकता हूँ टोटल कितने खड़े हैं, उन दो तरफ की पोजीशन को जोड़ के -1। ठीक है। ओके। अब हमारा सवाल क्या है कि 20th फ्रॉम द लास्ट, तो यानी कि y की वैल्यू 20 पुट अप करूंगा मैं, लास्ट से पोजीशन गिवन है मुझे, +1 कर दूंगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी पहले मुझे निकालनी पड़ेंगी, ये काम पहले करना पड़ेगा, तब जाके मुझे स्टार्टिंग से पोजीशन पता चले। ओके, स्टार्ट करें। तो ये तो हो गया नोट डाउन। अब क्वेश्चन में क्या था? हियर द गिवन एपी इज, पहले एपी लिख देते हैं। नोट डाउन द एपी 3 8 13 253 एंड सो ऑन। और बेस्ड ऑन द गिवन एपी मैं जो जो भी चीज निकाल सकता हूँ, यानी कि ए डी और एल, तीन चीजें पता है मुझे। ए क्या हो गया? A1 के बराबर यानी कि 3। डी क्या हो गया? 8, A2 माइनस A1, बोले तो 8 - 3 विच गिव्स मी 5, एंड एल बोले तो 253। डन। बोलो पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं? मी का बताओ। किसी एपी में कुल मिला के कितनी टर्म्स है ये पता करने के लिए क्या करते हैं? इक्वल टू व्हाट? ये तो फॉर्मूला बता रहे हो। क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे? इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? बुक है आपके पास? बुक खोलो, इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखो, इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखो, सवाल पढ़ो लाउडली, उससे पिछला पढ़ो 5th। किया आपने ये? किया? क्या पूछा है उस सवाल में? मैंने क्या पूछा अभी आपसे? जब आपने जो क्वेश्चन कर लिया, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या क्या किया था वो याद नहीं है? 2 दिन पहले 3 दिन पहले किया था। अब ऐसे अगर चीजों को भूल लोगे तो फिर आगे का आप पढ़ ही नहीं सकते। एनी स्टूडेंट।
3 दिन पहले सेम एक्सरसाइज का एक सवाल किया है, उसमें हमने निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। 3 दिन बाद टीचर पूछे कि बताओ बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो ब्लैंक हो जाए। तो फिर इस एक्सरसाइज में से ही कभी क्रॉस आउट नहीं हुए हम, कहाँ हम अगली एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब तो पिछली एक्सरसाइज का एबीसीडी भी याद नहीं रहेगा, और जब नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे तो इस चैप्टर का नाम भी याद नहीं रहेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ। मैं बताऊं, आप बताओ, चलो क्यों हो रहा है ऐसा। पता नहीं, मैं बताऊं। बिकॉज वी आर नॉट रिवाइजिंग, वी आर नॉट मेकिंग द रिविजन। कल छुट्टी थी, मैथ्स बुक भी नहीं उठाई होगी, है ना। तो कल क्या करना चाहिए था कि चलो जितने क्वेश्चन सर ने करा दिए फटाफट से रिवाइज करते हैं, मेरी तरफ से इतना काम तो हो जाए, सर आगे पढ़ाएंगे तो फिर आगे और सीख लेंगे। ऐसा होना चाहिए था ना। घर पे ही बैठे थे, बारिश आ रही थी, पकौड़ी खा रहे थे, कोई काम तो था नहीं, तो कर सकते थे ना ये काम। बेटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में, मेरे हाथ में, मम्मा के हाथ में नहीं है। एंड दिस इज टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इस चीज पे मुझे बड़ी नाराजगी होती है। आपको जो चीज नहीं आती है वो नहीं आती, बट कोई चीज अगर बार बार अगर आपको बताई जाए कि बेटा प्रॉपर रिवीजन करो, 2 दिन पहले एक चीज बताइए, तीसरे दिन ब्लैंक हो जाए ना बच्चा, फिर टीचर अपने आप को लेट डाउन कर लेता है। फिर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेट में मेरे पैर पीछे खींच लूंगा, फिर मेरा काम है कोर्स कराना, आप जानो आपका काम चलो। क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट तो टाइम पास करने ही आया है, केवल कोर्स करने आया है, और फिर वैसे पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। ऐसे तो आप स्कूल में भी पढ़ी लोगे, सारे सवाल स्कूल में भी करवाई देंगे। नेक्स्ट टाइम से जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारा पीछे का पता होना चाहिए। अभी हम एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में पीछे का क्या क्या सीखा है सब पता होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ब्लैंक हुआ तो आई विल कॉल आउट द पेरेंट्स कि इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, और रीजन भी बताएंगे क्यों नहीं पढ़ा सकते। आप जानो आप कैसे मैनेज करोगे, आप प्रॉपर, आप 2 नहीं 3 बार रिवीजन करो, आप 10 बार करो, कुछ भी करो, डू एनीथिंग, अपने आप को निचोड़ दो पूरा, निकालो अपने आप से कितना निकाल सकते हो। बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं मोनिका। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। अभी जैसे ये आ गया, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, क्या करोगे आप। ये फिफ्थ क्वेश्चन बन गया, ऐसे मानो फिफ्थ क्वेश्चन में ए की गिवन है, पहले का नियम है सिंपल की आपको फिफ्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट है ए बी, ये मान लो सी पार्ट है, कैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकालना है। ए एन का है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ए डी एन और ए एन। ए एन लास्ट टर्म ए एन नहीं होती, लास्ट टर्म का अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकाल लो। जो आखिरी टर्म का सीक्वेंस होगा उतनी ही उसमें टर्म्स होंगी, कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करिए बात। जो लास्ट टर्म का सीक्वेंस नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और किसी भी टर्म का सीक्वेंस निकालने के लिए उसको ए एन से इक्वेट किया जाता है। पहली चीज तो लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालना है, दूसरी चीज सीक्वेंस निकालने के लिए उसको ए एन से इक्वेट करना है। ऐसे जवाब नहीं देते कि सर लास्ट टर्म तो ए नहीं होती है, ऐसा किसने कह दिया कि लास्ट टर्म ए नहीं होती है। लास्ट टर्म को हम ए एन के इक्वेट कर रहे हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए उपलक्ष्य से। ठीक है, कि वहां तक की कितनी टर्म्स हुई, समझे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लेट ए एन, लेट ए एन बी एल, ए एन को एल मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। दैट इज ए एन का फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एल कितना गिवन है 253। तो बोलो ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 3, एन पता करना है, और टी कितना निकाला था 5, इक्वल टू 253। सबसे पहले 3 को वहां भेज दो,
दिस गिव्स मी 250, फिर 5 को वहां भेज दो, 250 by 5 gives me 50, एंड देन -1 को वहां भेज दो, तो ये बनता है 51 टर्म्स हैं टोटल उसमें एपी में। हो गया यहां तक? हो गया? अब स्क्रीन पे देखो, टोटल कितनी टर्म्स होंगी बताओ? 50 टर्म्स। टोटल कितनी टर्म्स है बोलो? 50 टर्म्स है, 51, नॉट 50, 51 टर्म्स। ये पता कर लिया ना हमने इसमें, बोलो। अब पहली टर्म क्या है, जैसे 3, 8, 13 ऐसे करते करते करते, और लास्ट टर्म क्या है बोलो? 253। टोटल कितनी टर्म्स है ये? 51 टर्म्स है। आपको पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है? 20th। तो अगर आपको पता है कि कुल कितनी टर्म्स हैं, तो पीछे से 20th मान लेते हैं कि पीछे से 20th ये वाली टर्म है, पीछे से 20th ये वाली टर्म है। तो अगर आपको पता है कि टोटल 51 टर्म्स हैं, तो जो टर्म पीछे से 20th होगी वो टर्म आगे से कौन सी होगी ये नहीं पता कर सकते हम? कर सकते हैं। कैसे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से पहले उसकी पीछे से पोजीशन घटा दो और +1 कर दो। ठीक है, तो 51 - 20 कितना हुआ? 31। 31 में +1 करो, 32, यानी कि इसकी आगे से पोजीशन क्या है? 32nd टर्म। अब आप सोच के देख लो, एक टर्म अगर आगे से 32nd है तो पीछे से 32 टर्म बनी या नहीं? तो उसकी आगे से पोजीशन पता कर ली हमने। अब मैंने कहा कि टर्म पीछे से 28 है, आप कहोगे कि पीछे से 28 निकालो, आगे से 32 निकाल दो, आप कहोगे कि क्या मैं पहुंचूंगा? तो मैंने आगे से 32 टर्म निकाली, दैट इज 832 निकाली है, 8 आंसर है। तो आगे से 32 होगी तो पीछे से 20 होगी, तूने पीछे से 20 पूछी थी, मैंने उसी आगे से पोजीशन निकाली है 30 से, हमें 32 तभी निकालनी है। समझ गए क्या? चलो नाउ we are required to find twentieth term from the last। ठीक है, तो अब इसकी आगे से पोजीशन निकालते हैं। सो पोजीशन ऑफ अ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने नॉट डाल के, वो फॉर्मूला यूज करो। फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? पोजीशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n माइनस पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग और पोजीशन फ्रॉम लास्ट। अब इसमें उल्टा कर देना, अगर पोजीशन फ्रॉम लास्ट निकालनी है तो इधर पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग लिख देना, और अगर पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग निकालनी है तो इधर पोजीशन फ्रॉम लास्ट लिख देना, और बाद में +1। तो n कितना निकाला अभी आपने? 51। पोजीशन फ्रॉम द लास्ट क्या है गिवन है आपको? 20 +1, यानी कि उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या निकल गई बोलो? 30। हो गया यहां तक? सो 20th term from the last is equal to 32nd term from the beginning। और 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग को हम कहते हैं A32, और A32 को हम कहते हैं A+31D। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। A की वैल्यू क्या थी? 3 + 31 इंटू D की वैल्यू क्या थी? 5। सो इट इज 3 + 31 इंटू 5 करेंगे 155। आंसर इज 158। कल वाली अप्रोच से भी सेम आंसर आया था जब अपन ने एपी को रिवर्स किया था। अभी अपन ने एपी एपी रिवर्स वगैरह नहीं करी, अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बताएं कोई डाउट हो तो। अब बताओ दोनों अप्रोच से कौन सी अप्रोच सही लगी? कल वाली। कल वाली अप्रोच से केवल यही सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अप्रोच आती है तो इससे काफी सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है, पीछे से और आगे से पोजीशन का कॉन्सेप्ट सीखा है।
कल वाली अप्रोच में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था कि पीछे से और आगे से पोजीशन में क्या कनेक्शन होता है, आज सीखा है। तो और बहुत सारे सवाल हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे, बताओ देखें। कर दूं उसको डिलीट? हम्म। एक सीरीज में कुछ लोग खड़े हैं लाइन से, ठीक है। एक व्यक्ति है ए नाम का, उसके आगे से पोजीशन है 13th। अब मैं दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक व्यक्ति है बी नाम का, उसकी पीछे से पोजीशन है 20th। तो बताओ टोटल कितने लोग खड़े हैं? टोटल लोग कितने खड़े हैं यहाँ पे? दो व्यक्तियों की आगे से और पीछे से पोजीशन मैंने दे दी। ए की आगे से पोजीशन 13th है, बी की पीछे से पोजीशन 20th है। हाँ, 40। कैसे? कैसे खड़े करोगे? चलो ए के लेफ्ट में कितने खड़े करोगे? 11। ए के लेफ्ट में 13 करोगे तो ए 13वां कैसे होगा? ए को 13वां करना है तो ए के लेफ्ट में 12 खड़े करने पड़ेंगे ना। तो 12 पीपुल विल स्टैंड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में ये ए है मान लो, है ना, ये ए है। ए के लेफ्ट में 12 लोग खड़े हो गए। और बताओ और कहाँ खड़े करोगे? बी के राइट में 19 पीपुल आपने खड़े कर दिए। बाकी बचे हुए कहाँ खड़े करोगे? बीच में कितने करोगे? क्यों करोगे साथ में? तो 10 करूंगा। आपने साथ ही क्यों की? क्योंकि आपको आंसर 40 लाना है। हाँ, 20 - 13 कर दूंगा तो उससे बीच के लोग मिलेंगे। अगर मैं बीच में 10 लोग खड़े कर दूं, अगर मान लो 7 की जगह मैं 10 खड़े कर दूं, 7 नहीं करूं 10 खड़े कर दूं, तो भी एक ही पोजीशन 13 थे यहां से, तो भी बीच दूसरी बनती है कहां से? भाई एक ही पोजीशन बीच के लोगों से डिसाइड नहीं होगी। एक ही पोजीशन उसके लेफ्ट में कितने लोग हैं उससे डिसाइड होगी। बी की लास्ट से पोजीशन भी बीच के लोगों से डिसाइड नहीं होगी। बी के राइट में कितने खड़े हैं उससे डिसाइड होगी। तो बी के राइट में आज 20 इक्वल है, तो बी की पोजीशन आज भी 20 है। ए की पोजीशन आज भी 33, उसके 12 लोग लेफ्ट में खड़े हैं। तो बीच में 10 खड़े करें, 7 खड़े करें, 20 खड़े करें, इनकी पोजीशन तो वही रहेगी ना आगे पीछे से। तो इसका आंसर अगर कोई ऐसे, अभी अभी मैंने आपको रिपीट किया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तभी निकाल सकते हो जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन हो दोनों तरफ से, दो अलग अलग व्यक्तियों की नहीं। ये ए और भी दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो दो अलग अलग व्यक्तियों की आगे पीछे से पोजीशन से टोटल पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बीच में कितने लोग हैं ये नहीं पता कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि ए और बी के बीच में इतने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 10 लोग हैं, अब पता कर सकते हो टोटल व्यक्ति। कैसे पता करोगे? इसकी पोजीशन 13, 13 लोग ये हो गए, इसकी पोजीशन 20, 20 लोग इधर हो गए, 13 और 20 33, और बीच में कितने बैठे हैं 10, 43 पीपुल टोटल खड़े हैं। तो बीच के व्यक्ति देने पड़ेंगे। अगर एक ही व्यक्ति की आगे पीछे से पोजीशन हो तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल उस इंफॉर्मेशन से टोटल नंबर ऑफ पीपल हम निकाल, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल सकते। अभी क्लियर है सारी बातें सभी को? ओके, नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करो, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एबी। फटाफट से लिखो, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं फटाफट से। अलग अलग टर्म की एक ही साइड से पोजीशन है उससे भी कुछ नहीं मिलना, एक ही टर्म की दोनों साइड से पोजीशन चाहिए तो ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फिर उसके आगे कितने लोग हैं क्या पता? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेंगे? मैंने कहा आपकी रैंक क्लास में 9th आई थी, बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में, आपको क्या पता? आपसे पीछे 8 बच्चे हैं, आगे कितने बच्चे हैं आपको क्या पता? लेकिन अगर मैं आपकी रैंक पीछे से भी दे दूं, ये आपकी आगे तभी रैंक बनी है और पीछे से 40वीं रैंक बनी है, अब आप बता सकते हो टोटल बच्चे कितने हैं क्लास। समझे? क्लियर? हाँ जी, तो आ जाओ। हाँ, हेडिंग नोट डाउन कर ली? फ्रेश पेज से हेडिंग नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अभी करेंगे, एक्सरसाइज कल स्टार्ट करें।
क्या है टॉपिक नेम? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। टॉपिक नोट डाउन कर लिया क्या? हेडिंग मार्क कर ली? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, चलो टू स्टार्ट द टॉपिक में एक एपी लिख देता हूँ, वही एपी लिखता हूँ जो पुरानी अपन लिखते थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक एपी से स्टार्ट किया था हमने कुछ, ये सेकंड एक्सरसाइज को या फर्स्ट एक्सरसाइज को भी उसी एपी से स्टार्ट किया था। मेरी फेवरेट एपी है 1 4 7 10 13 16 19, आगे बताओ क्या आएगा, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, अब टॉपिक का नाम है सम। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अब अपन टर्म्स को जोड़ेंगे। अब तक अपन टर्म्स को जोड़ने का काम शायद एक आध क्वेश्चन में किया होगा, कोई अनएक्सपेक्टेडली आ गया पिछले एक्सरसाइज में तो ठीक है, नहीं तो अभी तक अपन ने टर्म्स को जोड़ा तो नहीं है। टर्म निकाली जरूर है, जैसे मैंने कहा फिफ्थ टर्म निकालो, आप A5 निकाल लेते हो। मैंने कहा 10th टर्म निकालो, आप A10 निकाल लेते हो। लेकिन अब मैं क्या कहूंगा, शुरू की 5 टर्म्स का जोड़ बताओ, शुरू की 10 टर्म्स का जोड़ बताओ, शुरू की 25 टर्म्स का जोड़ बताओ। अगर मैं शुरू वर्ड ना यूज करूं तो टॉपिक इज इनवैलिड। मैं कहूं इसकी 10 टर्म्स का जोड़ बताओ, कौन सी 10 टर्म्स? दूसरी से काउंट करनी है कि 10वीं से काउंट करनी है कि आखिरी से करनी है, कहां से? तो मेरे को एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट 10 टर्म्स, ओनली 10 टर्म्स से पार नहीं पड़ेगी। मैं क्या कहूंगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पढ़ पा रहे हो? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ये फर्स्ट वर्ड लगाना बहुत ज्यादा। लास्ट की भी निकाल सकते हैं, नो डाउट, निकाल कोई सी भी सकते हैं, बट जो फॉर्मूला मिलेगा ना, जैसे मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला दिया कि बेटा 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला दे दिया, तो 10th टर्म का निकालने का फॉर्मूला मैंने शुरू से दिया या लास्ट से दिया? शुरू से। बट अब आप लास्ट की भी निकाल सकते हो ना, अभी पिछला क्वेश्चन कर लिया ना, तो वो तो अलग क्वेश्चन हो गया जो उस वाले फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से जोड़ने का है। अब आपसे अगर आखिरी से जुड़वा रहा है तो आपको फिर जुगाड़, जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन में लगाया, एपी को रिवर्स करो, ये करो, वो करो, अप्रोच लगाओ, वो सब काम आपको वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कुल मिला के किसी एपी की कितनी भी टर्म्स जुड़वाए तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी वाली। अगर 5 टर्म्स है तो 5 टर्म्स कौन सी जोड़ू मैं? ठीक है, तो मैंने कहा कि इस एपी की आप फर्स्ट 3 टर्म्स जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ फटाफट। फर्स्ट 3 टर्म्स जोड़ के बताओ, फिर फर्स्ट 5 टर्म्स जोड़ के बताओ, सम तो करना आता ही ना। फिर फर्स्ट 7 टर्म्स जोड़ के बताओ, फटाफट बताओ। फर्स्ट 3 टर्म्स जोड़ो, इन तीनों को जोड़ दो, 12। फिर फर्स्ट 5 टर्म्स में इन पांचों को जोड़ दो, फर्स्ट यानी शुरू से ही गिनना है, जोड़ो। क्या? 22? 12 तो ये तक हो गई थी, 12 और 10 22 तो नहीं हो गई, 22 और 13 भी तो जोड़ो। अरे भाई 12 तो यहीं तक हो गई थी ना, तो फिर 22 कैसे होगी, 10 और 13? हाँ, 35। और व्हाट अबाउट फर्स्ट 7 टर्म्स? अब देखो 35 तो यहीं तक हो गई थी, तो 16 और 19 जोड़ दो 35 में। ये भी 35 ही है, 35 35 70, 19 और 16 भी 35 ही होते हैं, 35 पहले हो चुके हैं, 35 35 70, डन। अब सुनो, तो ये करना है आपको, जो अभी मैंने किया ये करना है आपको पूरे एक्सरसाइज में। अब सुनो, ये पहली 3 टर्म्स का सम है ना, तो इसको डिनोट कराते हैं S3 से, समझे? ये पहली 5 टर्म्स का सम है ना, तो इसको डिनोट कराते हैं S5 से। और ये पहली 7 टर्म्स का सम है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कराते हैं S7 से। ये बात समझ आ गई? तो मुझे बताओ फर्स्ट n टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? Sn से, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर होगा। तो पिछली एक्सरसाइज पूरी an फॉर्मूला पे चली, ये एक्सरसाइज पूरी Sn फॉर्मूला पे चलेगी। यानी पिछली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला मिला an का, उससे पूरी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। इस बार एक और फॉर्मूला मिलने वाला है, वो है Sn का। Sn बोले तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी एपी का फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, प्रूफ भी बताएंगे इस फॉर्मूले का। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब सुनो, इधर स्क्रीन पे देखो वापस। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो आप, इस एपी में मान लो मैं इस एपी को यहां तक फाइनाइट कर देता हूं, कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हो गई। या एक टर्म और ले लो, चलो 22 के बाद एक टर्म और लो फटाफट, 3 जोड़ो 25 होंगे। तो कितनी टर्म्स हो गई अभी, बोलो?
नो टर्म्स। मुझे पहली और आखिरी टर्म का सम बताओ, पहली और आखिरी टर्म का सम सारे बच्चे 26 है ना। अच्छा दूसरी और सेकंड लास्ट टर्म का सम बताओ। अच्छा तीसरी और थर्ड लास्ट टर्म का सम बताओ। अच्छा चौथी और फोर्थ लास्ट टर्म का सम बताओ। अब ऐसे मत कहना ये तो 26 नहीं आ रहा, इसके साथ एक टर्म और चाहिए। अब ये एक टर्म बढ़ा दो चलो आप उधर, फिर वापस सब मैच हो जाएगा। जैसे मान लो इसको मैं यहीं पे रोक दूं, तो अब इवन नंबर्स में हो गई टर्म्स, तो पेयर बन जाएगा 1 और 22, 4 और 19, 7 और 16 और 10 और 13। पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले बीच वाली टर्म का पेयर नहीं बन पाया। इसका अगर पेयर जाएगा तो वो सम सेम आएगा। क्या समझे? कुछ समझे? नहीं समझे? अच्छा चलो एक चीज और करते हैं, इन सारी टर्म्स का सम बताओ। ये कितनी टर्म्स? 8 है ना, तो S8 बताओ। तो S7 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 70, तो उसमें 25 और जोड़ दें, तो S8 कितना आ जाएगा? 95। अब जो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं वो बताओ, मुझे एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स बताओ। एवरेज का मतलब समझते हो आप? एवरेज का मतलब समझते हो? एवरेज क्या होता है? एवरेज आपके पास अलग 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 अमाउंट ऑफ मनी में सबसे ले लें और सब में इक्वली डिवाइड कर दो, तो वो होता है एवरेज। होता है ना एवरेज। सपोज करो आपने कभी किसी मार्क्स के टेस्ट में 10 मार्क्स स्कोर किए, कभी 5 किए, कभी 6 किए, कभी 7 किए, तो ऑन एन एवरेज आपका टोटल सबका 7 मार्क्स स्कोर आ सकता है, 8 मार्क्स। एवरेज समझते हो ना? तो इन सबका एवरेज बताओ। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले तो सबको जोड़ दो, तो मैंने जोड़ रखा है 95। 9 हो गई क्या? तो फिर क्या 22 और जुड़ेगा ना, 22 और जोड़ो, सॉरी 22 और जोड़ो। 95 में 22 और जोड़े तो मैंने 25 जोड़े, 22 नहीं जोड़े। यहां तक आया था ना ये 1 2 3 4 5 6 7। S7 70 आया था, तो 70 में 25 जोड़ दिए थे मैंने, 95 22 और जोड़। कितने में? 95 में 22, 95 105 117। तो ये S कितने टर्म्स हो गए? 9। S9 इक्वल टू 117। यहां तक कोई डाउट? बोलो। अब 117 ये 9 टर्म्स है ना, का एवरेज चाहिए मुझे। 9 टर्म्स का एवरेज चाहिए, तो 117 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 9 लोगों में डिवाइड कर दूंगा। सबसे ले लिया मैंने और 9 में बांट दिया। तो डिवाइड करना जरा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 13 एवरेज आ गया। आ गया एवरेज। अब मुझे बताओ पहली और आखिरी टर्म का एवरेज क्या है? वो तो सम है, एवरेज पूछ रहा हूं। एवरेज कैसे निकालेंगे? इन दोनों में बांट दो, जोड़ के 2 में बांट दो। क्या आया? और सारी टर्म्स का एवरेज क्या आया? अच्छा दूसरी और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज बताओ। 4 और 22 26 को फिर 2 में बांट दोगे 13। तीसरी और थर्ड लास्ट टर्म का एवरेज भी 13। चौथी और चौथी लास्ट टर्म का एवरेज भी 13। और पांचवी टर्म का कोई पेयर नहीं मिला, तो इसका एवरेज ये खुद ही होगा, ये भी 13। समझ आया? क्या समझे? कि किसी एपी का अगर एवरेज निकालना है, मत निकालो सबका, केवल पहले ग्राम क्लास का भी निकालना दूसरा ऑप्शन है, थर्ड थर्ड लास्ट का तीसरा ऑप्शन है, लेकिन सेकंड सेकंड लास्ट का करना इससे सोचने में मुश्किल लगता है ना। सबसे आसान क्या लगता है? पहला, पहली और आखिरी टर्म का एवरेज ही पूरी एवरेज होगा कि नहीं होगा? बोलो। पहली और आखिरी टर्म का एवरेज ही पूरी एपी का एवरेज होगा। ये केवल तभी होगा जब ये एपी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस है। अगर ये इक्वल अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा। अरे बाकी सीरीज में सम कर देना कि पहले और आखिरी टर्म का एवरेज करके सबका एवरेज है ना। ये केवल एपी के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल एपी के लिए, कि एपी का एवरेज निकालना हो तो पहले और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो। यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट। अब मुझे एक चीज और बताओ, इसमें ये 13 टर्म्स का सम चाहिए मुझे। 13 नहीं, कितनी टर्म्स है? 9 टर्म्स का सम चाहिए मुझे। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, जो मैंने एवरेज निकाला है, क्या एवरेज निकाला है मैंने? इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। एवरेज क्या निकाला है? 13। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9।
तो 13 इंटू 9, अभी मैंने जोड़ के देखा था तो भी वही सम आ रहा था। ये सम का फॉर्मूला सबके लिए, ये केवल एपी के लिए नहीं है। दो बातें बता रहा हूं देखो, जो एवरेज निकालने का formula, वो तो स्पेसिफिकली एपी का सम है, लेकिन ये सम निकालने का फॉर्मूला सबका है, चाहे से वो एपी है या नहीं है, कि आप एवरेज निकाल लो कैसे कर, या गिवन हो आपको सारी इक्वेशन, तो टोटल नंबर का से मल्टीप्लाई। अरे सिंपल सा लॉजिक है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर, यस और नो, बोलो। तो टोटल सम निकालने का फॉर्मूला यही तो बनेगा, एवरेज इनटू नंबर। सम निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगा। अब मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बताओ। आपने क्या कहा सर? सम निकालने का एक सदाबहार फॉर्मूला है, सदाबहार, एवरेज इनटू नंबर, सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे से एपी हो चाहे से एपी नहीं हो, सबके लिए अप्लाई होता है ये, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा जी सर, फिर एवरेज कैसे निकालें? एवरेज निकालने का भी फॉर्मूला है मेरे पास। अगर आप एपी का एवरेज निकालना चाहते हो तो सब पूरी एपी का एवरेज मत निकालो, बस पहली और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो। तो पहली टर्म को ए बोलते हो, आखिरी टर्म को एल बोलते हो, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हो। अभी हमने किया था ना एक और, 25 26 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया एवरेज, ये हो गया एन, ये बन गया फॉर्मूला। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, एन बाय 2 पहले लिख देता हूं मैं, इंटू ए प्लस एल। ये मेरा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से काम चलेगा, दूसरा फॉर्मूला कहां से आए? दूसरे फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, एल को अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मान रहे हैं तो nth टर्म मान सकते हैं, लास्ट टर्म वही होगी। तो एल को रिप्लेस करो nth टर्म फॉर्मूला से, यहां से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, देखो रिप्लेस करके। इसी फॉर्मूला में मैं क्या कर रहा हूं, देखो n/2 विल रिमेन द सेम, a विल रिमेन द सेम, एल का फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला फिट करो यहाँ पे, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इट इज n/2, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, ये भी एसएन का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला से पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है, जितने भी सवालों की है, प्लस साथ में nth टर्म फॉर्मूला को मत भूल जाना, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में जो हो गया वो भी अगली एक्सरसाइज में आएगा, नो डाउट। ठीक है, ये दो फॉर्मूले करके याद दिलाएंगे, बोलो क्या है? n/2 दोनों में बाहर, कॉमन चीज क्या है कि n/2 दोनों में बाहर। अगर पहली और आखिरी टर्म की बने तो n/2 into a plus l, खत्म था। और मान लो पहली टर्म की बने आखिरी टर्म की बन नहीं है, कॉमन डिफरेंस वगैरह काफी सारी चीजें की, क्योंकि एक में क्या क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए। अगर पहली और आखिरी टर्म की बने तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा n तो चाहिए ही, चाहिए होगा। अगर मैं कहूंगा कि सम निकालो तो बताऊंगा तो देने कितनी टर्म्स का? 10 टर्म्स का, 20 टर्म्स का, तो वही तो n है, तो n तो बताना ही पड़ेगा। पहली टर्म का आखिरी टर्म चली है फॉर्मूला, और मैं कितनी टर्म्स का सम निकाल रहा हूं वो बता के पहली टर्म का कॉमन डिफरेंस दे दीजिए, मतलब आखिरी टर्म की जगह अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें लास्ट टर्म गिवन है, इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फॉर्मूला में। पहली टर्म उसमें भी गिवन है और n दोनों में पता रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो फटाफट से नोट डाउन करो, या फिर एक बार देख लो इसको, वीडियो से नोट डाउन करना। देखो इधर स्क्रीन पे सारे बच्चे, मतलब एक पेज का ही इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो भी मैंने समझाया सेम वही है। सपोज देयर इज एन एपी, पहले देख लो, a1 a2 a3 a4 और an या l, कुछ भी बात कर ले हम उसको, इस तरह से एक एपी गिवन है। तो फर्स्ट टर्म a होती है, कॉमन डिफरेंस d होता है, सब समझते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय, सम निकालने के लिए वही करेंगे हम, एवरेज इनटू नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, पहली और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो, वही पूरी एपी का एवरेज हो जाता है, और इनटू n करना है, तो n हो गया मेरा टोटल, तो ये तो हो गया एवरेज, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसी फॉर्मूला में l को an से रिप्लेस कर दो, तो वो दूसरा फॉर्मूला, हालांकि दोनों फॉर्मूला सेम है ना,
एक जगह एल लिखा हुआ है, एक जगह ए एन लिखा हुआ है, बाकी सब सेम। प्लस आगे चलते हैं तो एस एन का एक फॉर्मूला यहां से मुझे मिल जाता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये n/2 को बाहर निकाल दो, तो n/2 इंटू ए प्लस एल एक फॉर्मूला, n/2 और उसी फॉर्मूले में एल को ए एन लिख दो, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एक ही फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले नहीं है, बस एल को ए एन से रिप्लेस किया गया है। दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने क्या करा, ये ए एन ले लो या एल ले लो, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया पिछली एक्सरसाइज से, एन टर्म फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सॉल्व होके ए प्लस ए क्या बन गया, बोलो 2a। तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला मिल गया मुझे n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू। हाँ, ये हमेशा बेसिक फॉर्मूला ये वाला बताया जाता है, क्योंकि किसी भी एपी को बेसिक तरीके से तभी सॉल्व करते हैं जब कॉमन डिफरेंस पता हो। कॉमन डिफरेंस एक बहुत बड़ी पहचान है। तो ये मेन फॉर्मूला है, वो सेकेंडरी फॉर्मूला है, ये वाला। ये मेन फॉर्मूला है, ये सेकेंडरी फॉर्मूला है। हमें छोटा है पर ये सेकेंडरी मानना है इसको, प्राइमरी जो प्रायोरिटी हो गया इस फॉर्मूला को। ठीक है, दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते। फॉर्मूले ये दोनों याद करके आना कल, ठीक है, और साथ में पिछला फॉर्मूला, पिछले एक्सरसाइज का फॉर्मूला भी लिख दो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।